Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are with a very first chapter that is a chemical reaction and equation. ये क्लास 10th का चैप्टर है केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं और बिल्कुल लेंगे जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्टिविटीज को लेकर के एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो उन सारी एक्टिविटीज को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली तुम्हारे इस केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन की बात की गई है वो तुम्हें ये समझाना चाहता है कि दो चीजों से मिला करके या दो एटम को मिला करके अगर कोई तीसरी यानी नई चीज बनती है तो वो कैसे बनती है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को समझना पड़ेगा या केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली जब तुम्हारा बॉन्ड या तो मेक होता है यानी कि मेकिंग और ब्रेकिंग of bonds between two atoms to form new substances। क्या मैंने कहा कि मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स between two atoms to form new substances। कह रहा है कि जब दो एटम के बीच में जब कोई दो एटम के बीच में या तो उसके बीच में क्या होगा बॉन्ड बनेगा या तो कोई एक ही चीज ले लो उसके बीच में जब बॉन्ड क्या होगा ब्रेक डाउन होगा टूटेगा और वो अपने ओरिजिनल कंपोजिशन में आएगा तो उसे हम कहते हैं कि ब्रेक करना यानी कि बॉन्ड का टूटना यानी कि बॉन्ड को बना करके बॉन्ड का बनाना। इन दोनों चीजों को लेकर के जब कोई तीसरी चीज बनती है जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता है, कहता है कि जब तुम कार्बन को सॉलिड फॉर्म में लोगे यानी कि जब तुम कोल ले लो या कोई भी कार्बन ले लो जो कि सॉलिड के फॉर्म में हो और उसके बाद कह रहा है कि अगर तुम इसको जलाओगे, ठीक है, तो इसको जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करोगे जलाओगे तो जब जलाओगे तो ये क्या होगा तुम्हारा CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ये भी किस फॉर्म में होगा गैस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं आपस में जुड़ रही हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जुड़ करके ये CO2 जो बना रहा है इनके बीच में एक नया कोई बॉन्ड बनना होगा। जैसे कि अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से तुम्हें ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ये ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर के बाद यानी कि कार्बन जो है इन दोनों का एग्जिस्टेंस इन दोनों का नेचर इनिशियली कुछ और था, लेकिन जब बॉन्ड जुड़ करके या जो बॉन्ड बना इनके बीच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो ये मिल करके ये कोई नई तीसरी चीज कुछ इस तरीके से बना रही है। तीसरी चीज वो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तीसरी चीज का मतलब दूसरी चीज का मतलब क्या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो बना तुम्हारा वो कुछ ऐसे बन गया यानी कि इसके बीच में बॉन्ड का नेचर कुछ और था इनके बीच में कुछ और था, लेकिन जब तीसरी चीज बनी वो कुछ और बन गया यानी कि वो इनिशियली कुछ और थे बाद में कुछ और हो गया। तो ऐसे होने को ही हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स चाहे बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना, ठीक है, बिटवीन टू एटम दो एटम के बीच में और कोई नया सब्सटेंस बना देना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद अगर मैं बात करूं इक्वेशन की इसकी इक्वेशन की बात करूं व्हाट इज इक्वेशन। एक्चुअली इक्वेशन जो होता है ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये तुम्हारे एटम्स का। ठीक है,
एक एटम्स, अगर यहाँ पे एटम्स की मैं बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिखाया हुआ है, CO2 जो है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। तो ये जो 1 और 2 के फॉर्म में प्लस और एरो करके जो दिखाता है, ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि इस एटम को सिंबलाइज करके, यानी कि ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है, कार्बन का सिंबल है, ये सिंबल है, तो ये सिंबल का यूज करता है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह, यानी कि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि सिंबलाइज करते हैं किसको, प्रोडक्ट को, और जो तुम्हारा रिएक्टेंट से मिल करके बना है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन को सिंबलाइज करना ही क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो तुम्हारे बॉन्ड का टूटना या बनना हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस बना रहा है, वो साथ साथ में उसका भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन और जो CO2 है, इन सब का ही क्या हमने किया है, एक तरीके से हमने इक्वेशन लिख दिया, एक तरीके से हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है, एक केमिकल रिएक्शन का है। तो एक केमिकल रिएक्शन का जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दैट इज इक्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या चैप्टर का नाम हो गया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर का नाम हो गया। दूसरी बात, अगर हम अपनी एनसीईआरटी में जाएं तो पहले पेज पर अगर जब हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जनरल एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जनरल एग्जांपल की चीज के देखने को मिलते हैं, हमें केमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जनरल तरीके से। वो तुम्हें सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहता है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो तुम्हें कुछ जनरल बातें बताएगा और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होते हैं वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा हमारी एनसीईआरटी। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में जो पहला एग्जांपल है वो तुम्हारा ये एग्जांपल लेता है, कहता है कि तुम क्या करो, एक मिल्क ले लो, ठीक है, मिल्क ले लो, कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि आजकल देखते हो गर्मियों का दिन आ रहा है, और गर्मियों के दिन में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम दूध को क्या करते हैं, हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं। क्यों रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, ताकि वो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर पे वो खराब ना हो। क्यों खराब ना हो, क्यों, अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख देते तो एक मिनट क्यों खराब हो जाता है, क्यों दूध खराब हो जाता है, वो इसलिए कि अगर हम जब भी हम मिल्क लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, रूम टेम्परेचर के मान लो कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो इसमें क्या करने लगते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। ये क्या हो गए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दूध के अंदर ग्रो करने लगे तो समझना कि ये दूध के अंदर क्या आ जाएगा, खट्टापन आने लगेगा। क्या होने लगेगा, ये दूध खट्टे होने लगेंगे। और दूध खट्टे होने का मतलब है कि पहले इनिशियली जो मिल्क था वो कुछ और था, अब बाद में ये दूध क्या हो गया, कन्वर्ट होकर के, ये मिल्क जो है कन्वर्ट होकर के, कैसे कन्वर्ट हो गया, ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी कन्वर्जन को कुछ तो केमिकली हुआ है, और कुछ केमिकली होने को ही क्या हमने बोला, केमिकल रिएक्शन बोला। क्या बोला, केमिकल रिएक्शन बोला। तो जब भी हम मिल्क को, जब हम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, तो वो मिल्क क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल, वो तुम्हें कुछ हिंट देना चाहता है अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ये कुछ जनरल सी बातें हैं। उसके बाद तुम्हारी उसी एनसीईआरटी के अंदर कहता है कि तुम क्या करो कि जब तुम आयरन का रॉड लोगे, आयरन का रॉड कब लोगे, कह रहा है कि ह्यूमिडिटी के अंदर लो। मतलब कि ज्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि जब तुम्हारे हवा के अंदर मैक्सिमम वाटर आ जाए, यानी कि हवा के अंदर जब नमी आ जाए, यानी कि बरसात के मौसम में जब देखते हो कि वो हवा जो है सूखी हवा नहीं होती है, ड्राई एयर नहीं होता है, ठीक है, जब उसके अंदर थोड़ा सा वाटर की कंपोजिशन मिल जाए हवा के अंदर, एयर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। और उसी ह्यूमिडिटी के अंदर अगर तुम आयरन को लेते हो तो वो आयरन जो है वो कन्वर्ट होने लगेगा इनटू द रस्ट फॉर्म। किसमें, रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, रस्ट फॉर्म में, यानी कि उस पे आयरन के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आने लगती है, ठीक है, तो वो जो है वो ब्राउनी कलर के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। किसके अंदर, ब्राउनी कलर के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। और ये ब्राउनी
रस्ट हम बोलते हैं, तो वहां पे हमने क्या देखा कि आयरन जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द अनदर फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आयरन जो हो गया कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकली हुआ है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुआ है। इसी के अलावा एक एग्जांपल तुम्हारा और लेता है, इसके अंदर क्या कि ग्रेप्स की बात करता है, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन की बात करता है। तो अगर मैं ग्रेप्स के फर्मेंटेशन की बात करूं जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के टॉप लाइन पे पढ़ना, कह रहा है कि अगर तुम ग्रेप्स के फर्मेंटेशन की बात करोगे, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो समझना कि ग्रेप्स के फर्मेंटेशन कैसे एक केमिकल रिएक्शन है, इसको जरा हम समझेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर किसी भी तुम जार के अंदर क्या ले लो कि एक तुम कुछ ग्रेप्स ले लो, कुछ ग्रेप्स ले लो। अब जब तुम इसके अंदर कुछ ग्रेप्स लोगे तो होगा क्या कि तुम इसको पैक कर दो बिल्कुल भी, और जब तुम इसको बिल्कुल भी पैक कर दोगे तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ये क्या होने लगेगा, जो इसके अंदर ग्रेप्स पड़ा हुआ था, इसके ऊपर की लेयर यानी कि एपिडर्मिस लेयर जो है वो क्या होने लगेगी, फटने लगेगी। एपिडर्मिस लेयर जो है वो फटने लगेगी, और एपिडर्मिस लेयर फट करके इसके अंदर जो शुगर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। तो ग्रेप्स को जब हमने किसी बंद जार के अंदर लिया और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो ग्रेप्स के अंदर का जो शुगर था वो अल्कोहल के अंदर, शुगर जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होने लगा। तो जब शुगर है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होने लगा, तो ये कुछ ना कुछ केमिकली चेंज हुआ, और ऐसे केमिकली चेंज होने को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और इसी शुगर के कन्वर्जन को इनटू द अल्कोहल इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो मेरी बात समझना कि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, चाहे वो कार्बन के देखें, तो मैं ले लेता हूं कि चाहे हम लोग मिल्क के देखें एग्जांपल या कार्बन के एग्जांपल देखें। जैसे कि हमने अगर कार्बन के एग्जांपल देखें, किसके एग्जांपल देखें, कार्बन के एग्जांपल देखें, बहुत सारे अभी हमने एग्जांपल देखे, कार्बन के एग्जांपल देखे, इसी तरीके से मिल्क के एग्जांपल देखे, इसी तरीके से आयरन के एग्जांपल हमने देखे, और इसी तरीके से हमने क्या देखा, ग्रेप्स का एग्जांपल देखा। किसका एग्जांपल देखा, ग्रेप्स का एग्जांपल देखा, और इसी तरीके से फूड का एग्जांपल देखा। तो जितने भी हमने ये एग्जांपल देखे, ये सारे एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि ये शुरुआत में कुछ और थे और बाद में कन्वर्ट होकर के कुछ और हो गए। क्या मतलब, मैंने कहा कि ये इनिशियली कुछ और थे, ये इनिशियली जो थे वो कुछ और थे, और बाद में कन्वर्ट होकर के आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम चेंज होकर के ये कुछ और हो गए। अगर हमने कार्बन को देखा था तो ये बदल गए थे CO2 में, ठीक है। कार्बन वाला एग्जांपल देखा था तो हमने CO2 में चेंज हो गए थे, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो गया था। मिल्क को हमने देखा तो ये क्या हो गए थे, खट्टे हो गए थे। इसी तरीके से आयरन को हमने देखा था तो आयरन में क्या लग गया था, रस्ट लग गया था। इसी तरीके से ग्रेप्स में हमने देखा था तो ये शुगर से अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फूड को हमने देखा, जब हम फूड को कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं, फूड को जब हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये फूड जो है ये पहले जो कच्चा होता है, लेकिन जब हम इसको किसी हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं तो ये कन्वर्ट होकर के इनके टेस्ट और केमिकल रिएक्शन होकर के कुछ और हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनिशियली ये कुछ और थे, शुरुआत में ये कुछ और थे, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू द अनदर प्रोडक्ट, ये किसी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ।
यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल हुआ, और कुछ ना कुछ केमिकल होने को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जहां कहीं भी केमिकल चेंजेस हो, जहां कहीं भी केमिकल चेंजेस हो, ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, इन सारे के अंदर केमिकल चेंजेस हुए, और केमिकल चेंजेस होने को ही क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से तुम्हारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1 ऑन पेज नंबर 1। समझना, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी जो है हमारे लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि इसको हम लोग जो एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है वो सारे लैब के प्रैक्टिकल है, तो इनको जब हम क्लास के टाइम पे हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे मेरे स्टूडेंट देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो चैप्टर में एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये एक्टिविटी 1.1 भी लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देखने वाली है। कैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए है, कैसे ये प्रैक्टिकल के तौर पे है, जरा समझेंगे। तो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी 1.1 है, जो कि पेज नंबर 1 पे, इस पे पेज नंबर 1 पे एनसीईआरटी खोल के जरा देखना, एक्टिविटी 1.1 यानी कि पेज नंबर 1 पे जो एक्टिविटी दी हुई है, वहां पे कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हारे कुछ फायर लिए हुए हैं। क्या लिया हुआ है, फायर लिया हुआ है। फायर जो है लेने के बाद कह रहा है कि तुम एक मैग्नीशियम रिबन ले लो। क्या ले लो, एक मैग्नीशियम रिबन ले लो। क्या लगी, क्या कह रहा है कि फायर ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ फायर, और एक क्या ले लो, मैग्नीशियम रिबन ले लो। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा फायर हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया। तो मैग्नीशियम रिबन हो गया, और ये क्या हो गया, फायर हो गया। तो जब मैग्नीशियम रिबन को तुम आग में जलाओगे, फायर में जलाओगे, तो यहाँ पे एयर के अंदर तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो जब मैग्नीशियम जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब मैग्नीशियम जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं। ठीक है, जब मैग्नीशियम जलेगा, जब मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। तो जब मैग्नीशियम रिबन इस आग में जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि मैग्नीशियम, और जब इसके अंदर हम जलाएंगे, जब फायर के साथ जलाएंगे, तो मैंने कहा कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये तुम्हारा व्हाइट कलर का, किस कलर का, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgO। ठीक है, ये कैसा होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर का होगा। कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का क्या होगा, पाउडर होगा। क्या होगा, पाउडर होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये कैसा है, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और ये कैसा है, व्हाइट कलर का है। कैसा है, व्हाइट कलर का है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब कि जब हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, तो पहले ये मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में था। किसमें था, रिबन के फॉर्म में था। लेकिन जब इसके अंदर रिएक्शन हो गया, कुछ ना कुछ केमिकली हुआ, केमिकली चेंज हुआ, और केमिकली चेंज होने के बाद, क्या होने के बाद, केमिकली चेंज होने के बाद, केमिकली चेंज होने के बाद, केमिकली चेंज होने के बाद ये व्हाइट कलर यानी कि पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यानी कि
ये शुरुआत में मैग्नीशियम रिबन में था, ये शुरुआत में इनिशियली इसका नेचर, इसका नेचर और इसकी आइडेंटिटी कुछ और थी, लेकिन बाद में कन्वर्ट होकर के ये व्हाइट कलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये पहले रिबन के फॉर्म में था, अब किसमें आ गया, ये व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकली चेंज हुआ। क्या हुआ, केमिकली चेंज हुआ, केमिकली चेंज हुआ। एंड यू नो केमिकली चेंज होने को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और मैं बता दे रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज जो होता है ये मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज होता है, एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है, जो कि मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज होता है। क्लियर है। उसके बाद तुम्हारी इसी एनसीईआरटी के अंदर जब पेज नंबर 2 पे जाओगे तो तुम्हें एक और एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस एक्टिविटी को इतना तुम्हारी एनसीईआरटी इतनी एक्टिविटी करा क्यों रही है, वो तुम्हें बताना चाहती है, वो तुम्हें इतना एग्जांपल देकर के तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाहती है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद वो तुम्हें कुछ बैलेंसिंग वगैरह के बारे में बताएगा। तो समझना, तुम्हारे एनसीईआरटी में, इसी एनसीईआरटी में जब चलोगे आगे तो तुम्हें एक्टिविटी 1.2 पे जब जाओगे, जो कि पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, जब तुम इस पे आओगे तो ये क्या कहता है, कहता है कि तुम ले लो पोटेशियम आयोडाइड। क्या ले लो, पोटेशियम आयोडाइड। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लो, पोटेशियम आयोडाइड ले लो। क्या ले लो, पोटेशियम आयोडाइड ले लो। इतनी बात क्लियर है, पोटेशियम आयोडाइड ले लो। और पोटेशियम आयोडाइड का क्या बना लो, सॉल्यूशन बना लो। क्या बना लो, सॉल्यूशन बना लो। पोटेशियम आयोडाइड का क्या बना लो, सॉल्यूशन बना लो। पानी, इसमें कुछ पानी और पोटेशियम आयोडाइड को मिला करके एक सॉल्यूशन बना लो। ठीक है। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि तुम क्या करो कि एक और टेस्ट ट्यूब लो। क्या लो, एक और टेस्ट ट्यूब लो। तो जब तुम एक और टेस्ट ट्यूब लोगे, जब तुम एक और टेस्ट ट्यूब लोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो। क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो। और लेड नाइट्रेट लेने के बाद इसका सॉल्यूशन बनाओ। क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट ले लो और तुम क्या करो, इसका सॉल्यूशन बनाओ टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके अंदर कुछ पानी ले लो, वाटर ले लो, और वाटर के अंदर क्या करो, लेड नाइट्रेट का कुछ सॉल्यूशन बनाओ। ये लेड नाइट्रेट जो है ये बिल्कुल चीनी की तरह, ठीक है, शुगर की तरह क्रिस्टल फॉर्म में ये लेड नाइट्रेट होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट जो है थोड़ा सा ये क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल चीनी की तरह व्हाइट कलर का होता है। और इसका तुम क्या करो, इसका भी सॉल्यूशन बना लो और पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन बना लो। जब तुम सॉल्यूशन बना लोगे, सॉल्यूशन बनाने के बाद, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाने के बाद तो एक और तुम क्या कर लो, एक और टेस्ट ट्यूब ले लो। क्या ले लो, एक और टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, जब तुम एक और टेस्ट ट्यूब लोगे तो इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड, क्या करो, पोटेशियम आयोडाइड और क्या चीज, ये लेड नाइट्रेट, इन दोनों को क्या करा दो, मिक्स करा दो। दोनों का मिक्सिंग करा दो, दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करके ले लो। ठीक है, जब दोनों को एक ही में मिक्स कर दोगे, क्या कर दोगे, दोनों को जब एक ही में मिक्स कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ येलो कलर के फॉर्म में दिखाई देने लगेंगे। हालांकि शुरुआत में येलो कलर के नहीं दिखाई देंगे, शुरुआत में तुम्हें येलो कलर के नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हें ये येलो कलर के दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 हो जाता है। ठीक है, लेड आयोडाइड। फिर उसके बाद लेड आयोडाइड का जो है ये प्रेसिपिटेशन बन जाता है, अब प्लस KNO3 की फॉर्मेशन होती है। तो जो देखना, यहां से तुम्हारा लेड आया और यहां से तुम्हारा आयोडाइड आया। ठीक है, ये दोनों, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो लेड और आयोडाइड जब साथ में आए तो ये इनका प्रेसिपिटेशन हुआ। ठीक है, और इनका जो कलर आया वो येलो कलर आया। कैसा आया, येलो कलर आया। ठीक है, यानी कि अगर मैं पूरे रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, PbNO3 लिया था, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस, प्लस मैंने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद
बाद जब मैंने देखा तो मुझे क्या देखने को मिला कि PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड प्लस यहाँ पे KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करूं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, पोटेशियम 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो अभी बैलेंसिंग की बात हम नहीं देखेंगे, अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि जो एक्टिविटी 1.2 में कहना क्या चाहता है। एक्टिविटी 1.2 में ये कह रहा है कि तुम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना लो, किससे? एक्वस फॉर्म में, यानी कि जब तुमने पोटेशियम आयोडाइड को पानी में मिलाया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, और ये तुमने लेड नाइट्रेट को तुमने पानी के अंदर मिलाया तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया था। क्या बन गया था? ये भी एक सॉल्यूशन बन गया था, ये भी एक सॉल्यूशन बन गया था, और दोनों सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, तीसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, और जब मैंने मिलाया इसको तो ये येलो कलर का दिखाई देने लगा, किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbI2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 KNO3 की फॉर्मेशन हो गई, KNO3 की फॉर्मेशन हो गई। तो मैंने जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया तो मुझे फॉर्मेशन होने को किसकी देखने को मिली? लेड आयोडाइड की मिली, जो कि ये कैसा दिखने लगा, येलो कलर में दिखने लगा। इतनी बातें क्लियर है लेड आयोडाइड की। तो जरा समझना कि जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में, ये क्रिस्टल के फॉर्म में जब मैंने पानी में मिलाया तो ये सॉल्यूशन हो गया था, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि देखो, इसको हम बोलेंगे कि ये एक्वस फॉर्म में हमने लिया। ये किस फॉर्म में लिया? एक्वस फॉर्म में लिया। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि जब पानी के अंदर कोई चीज मिला दें हम और उसका जब सॉल्यूशन बन जाए और उसको जब हम रिएक्टेंट की तरह यूज करने लगते हैं तो उसको हमें बताना पड़ता है कि वो हमने किसमें लिया, तो वो एक्वस फॉर्म में। तो पानी के अंदर जब कोई चीज मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन का फॉर्म जब बन जाता है, यानी कि उसमें वाटर का कंपोनेंट, वाटर जो है वो अगर अवेलेबल है, वाटर का कंपोनेंट अवेलेबल है, तो दैट इज एक्वस फॉर्म, वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद ये KNO3 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.2 की बात थी, जो कि पेज नंबर 2 पे है, इसको समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे इसी एनसीईआरटी के अंदर एक और एक्टिविटी है जो कि हमें समझना है। वो एक्टिविटी क्या कहती है? तो एक बात समझना कि यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया था और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिए थे, तो इन दोनों का कलर इनिशियली व्हाइट कलर का था, और जब दोनों का मिक्सिंग कराया तो कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल चेंज हुआ, जो कि केमिकल रिएक्शन हुआ, जो कि कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पहले एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा था? पहले एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखा कि उसके अंदर स्टेट बदल गया, जो कि रिबन के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पाउडर के फॉर्म में। इसमें हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन का कलर कुछ और था, दोनों को मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका कलर का कंपोजिशन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब एक्टिविटी 1.3 में देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्टिविटी 1.3 जस्ट 1.2 के नीचे दिया हुआ है एज एग्जांपल। इस एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसका क्या है। ठीक है, तो जब हम एक्टिविटी 1.3 को जब हम देखते हैं, जो कि पेज नंबर उसी साइड 2 पे है, देख लेना पेज नंबर 2 पे है, तो ये एक्टिविटी 1.3 है, ये क्या कहती है? ये एक्टिविटी 1.3 कहती है कि तुम क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो। क्या ले लो? एक टेस्ट ट्यूब ले लो। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम ले लो HCl। क्या ले लो? HCl ले लो। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम क्या ले लो? HCl ले लो। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl, यानी कि ये क्या है? HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है? एसिड है। ठीक है, जब इस एसिड के अंदर कह रहा है कि तुम जिंक डालो। क्या डाल दो? जिंक। अब जब इसके अंदर तुम जिंक छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे? जिंक। ठीक है ना, ये लैब के अंदर प्रेजेंट होता है जिंक, जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में होता है जिंक। ठीक है, कह रहा है कि जब HCl यानी कि एसिड में इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम्स हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होने लगेंगे। क्या होने? तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवॉल्व हुई। यानी कि जब हमने HCl के अंदर, किसके अंदर? HCl के अंदर जब हमने क्या डाला, जिंक को ऐड किया, किसके अंदर? HCl के अंदर। यानी कि जिंक के साथ जब हमने HCl को क्या किया, ऐड किया,
तो ये हमारा कन्वर्ट होकर के ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। और क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन गैस थी ये बाहर निकल गई, इससे बाहर निकल गई। तो एक बात है कि जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुई, रिलीज आउट हुई, तो हमें कैसे पता चले कि ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि यहाँ पे तुम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर के आओ, यानी कि एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आओ जो जलती हुई हो। जब तुम मैच स्टिक जलती हुई लेकर के यहाँ पे आओगे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब के एकदम माउथ के ऊपर, तो कह रहा है कि तुम्हें एक साउंड सुनाई देगा, और वो साउंड तुम्हारा कौन सा साउंड होगा, पॉप साउंड होगा। ये बिल्कुल भी क्लास 10 का बहुत ही फेमस प्रैक्टिकल है, इसे कराया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर बिल्कुल कराया जाता है। क्या चीज, उसके अंदर सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं यानी कि HCl लेते हैं। इस HCl के अंदर हम एक जिंक मेटल को ऐड करते हैं, और जब जिंक मेटल को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, रिलीज आउट होता है। कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है? तुम्हें क्या सुनाई देगा, अगर जलती हुई माचिस की तिल्ली या मैच स्टिक लेकर के आओगे तो तुम्हें पॉप साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, पॉप साउंड सुनाई देगा। तो जिंक के अंदर हमने क्या ऐड किया, HCl। क्या HCl के अंदर हमने क्या ऐड किया, HCl के अंदर हमने क्या ऐड किया, जिंक को ऐड किया, और कुछ ना कुछ ऐसा तो रिएक्शन हुआ, कुछ ना कुछ केमिकली चेंज हुआ जिसकी वजह से जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमने एक्टिविटी 1.1 के अंदर जो देखा था, क्या हमने एक्टिविटी 1.1 के अंदर क्या देखा था, हमने एक्टिविटी 1.1 के अंदर ये देखा कि उसके अंदर जो मैग्नीशियम रिबन था वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और जब हमने एक्टिविटी 1.2 के अंदर हमने देखा, तो एक्टिविटी 1.2 के अंदर हमने ये देखा कि जो दो सॉल्यूशन का हमने मिक्सअप किया, जो दो सॉल्यूशन का हमने मिक्सअप किया, तो उसका कलर यहाँ पे ये बिल्कुल व्हाइट कलर के थे, क्रिस्टल फॉर्म में थे, व्हाइट कलर के थे, क्रिस्टल फॉर्म में थे। ये कन्वर्ट होकर के येलो में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होकर के येलो हो गया था। और एक्टिविटी 1.3 में हमने देखा कि जो जिंक को हमने HCl के अंदर डाला था, जिंक को जो हमने HCl के अंदर डाला था, इसमें से तुम्हें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दी। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ये वो इनिशियली कुछ और था, शुरुआत में कुछ और थे, उनको उनके नेचर कुछ और थे, यहाँ पे भी इनके आइडेंटिटी की पहचान कुछ और थी, इनकी भी पहचान कुछ और थी। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद, क्या चीज, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये अपने कुछ और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई बॉन्ड टूटा होगा तो कोई बॉन्ड बना होगा, केमिकली चेंज हुआ, दैट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन के बाद जैसा कि हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, क्या है हमारा चैप्टर, हमने इसको खूब डिटेल में देखा, कई सारी एक्टिविटी भी की, और कई सारी एक्टिविटी करने के बाद हमने केमिकल रिएक्शन को हमने समझा कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और बहुत सारी जनरल बातें भी हमने इसके अंदर से सीखी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमें इक्वेशन को भी समझना पड़ेगा कि आखिर इक्वेशन क्या है। अभी हमारे इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का। ठीक है, समझना कि इक्वेशन क्या होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इक्वेशन, कि एक्चुअल में इक्वेशन अब क्या होता है। तो हम इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन समझ चुके, केमिकल रिएक्शन का पार्ट समझ चुके, अब हमें समझने की जरूरत है इसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो हमें अब समझने की जरूरत है किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में समझने की जरूरत है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के समझने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कह रहा है कि अगर तुम एक्टिविटी 1.1 को तुम देखोगे,
ठीक है। एक्टिविटी 1.1 को अगर तुम देखोगे तो ये एक्टिविटी 1.1 में तुमने क्या किया था कि तुमने मैग्नीशियम क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था। क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था। और तुमने उसको क्या किया कि फायर से उसने तुम क्या किया, उसको आग के अंदर तुमने क्या किया, जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब तुमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो वो तीसरा या दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अगर मैं इसी बात को एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं अभी अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई तुमसे केवल ऐसी बातें कहे कि भाई क्या करो कि मैग्नीशियम, उसमें क्या हो रहा था, मतलब कि जो हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी कि हमने फायर ले लिया था, क्या ले लिया था, फायर ले लिया था, इसको हमने मैग्नीशियम, इसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन लेकर के आए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है। अगर कोई इसी एक्टिविटी को कोई अपनी बातों में कहना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से कहेगा, क्या कहेगा, समझना, वो ये कहेगा कि मैग्नीशियम, ठीक है, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब बताना कि ये मैग्नीशियम रिएक्ट होकर के इसने क्या बना लिया था, पाउडर बना लिया था, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये पाउडर बन गया था। तो अगर कोई इसी बात को अपनी बातों से कहना चाहे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ये कोई अपनी बातें कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के फॉर्म में कह रहा है, किसके फॉर्म में कह रहा है, सेंटेंस के फॉर्म में कह रहा है। ये कोई बातें जो कह रहा है अपनी सेंटेंस के फॉर्म में कह रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और इजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। हमें तो एक बात बताओ कि ये पूरा एक सेंटेंस के फॉर्म में था, तो ये मेरे ख्याल से अभी ये वर्ड के फॉर्म में हो गया, किसमें हो गया, वर्ड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको हम क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को आसान बनाते हैं तो ऐसे सवाल नहीं आते होंगे, ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और जो मैं अब केमिकल फार्मूला यानी कि अब सिंबलाइजेशन का जो यूज करूंगा तो उस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको और आसान बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, सबका फार्मूला यूज कर लूं, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो भाई ये क्या हो गया, ये जो हमें तीसरी चीज मिली ये क्या था, ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया कि इसी बात को, इसी एक्टिविटी को कोई बंदा अपने सेंटेंस में बोला तो उसने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सेंटेंस के फॉर्म में हो गया। लेकिन मैग्नीशियम, अब इसी सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि वर्ड के फॉर्म में करूं, थोड़ा सा और इसको क्या करूं, सिंबलाइज करूं और थोड़ा सा आसान बनाऊं। तो मैं जब थोड़ा और आसान बनाता हूं तो मैग्नीशियम प्लस, यहां पे मैं प्लस का निशान कर देता, प्लस की साइन यूज कर देता हूं, वो क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब है कि दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, यूज हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देन एरो का यूज मैंने किया, एरो का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं रिएक्टेंट, क्योंकि मैं, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा दोनों रिएक्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को मैं क्या करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को मैं क्या करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं। तो जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करना चाहता हूं तो वो मैं किससे कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं अलग, किससे, एक एरो से, किससे अलग कर सकता हूं, एरो से। तो मैंने इसको और आसान बनाने की कोशिश किया, लेकिन वर्ड के फॉर्म में अभी भी है, अभी भी ये कहीं ना कहीं मेरे लिए स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो इस ताकि स्पेस और कम हो, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हो जाए,
और इजी हो जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, केमिकल फार्मूला का यूज कर देते हैं। मैग्नीशियम का Mg हमने यूज किया, ऑक्सीजन का O2 यूज किया और दोनों के बीच में प्लस की साइन का यूज कर दिया, यानी कि मैग्नीशियम एक केमिकल फार्मूला हो गया, ऑक्सीजन एक केमिकल फार्मूला हो गया और यहाँ पे हमने प्लस का यूज किया। इसका मतलब है कि हम दोनों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और फिर हमने किसका यूज किया, एरो का यूज किया। किसका यूज किया, एरो का यूज किया। एरो का यूज करना ये बताता है कि रिएक्टेंट इधर है, लेफ्ट हैंड साइड है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड है, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो भाई ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो फिर ये क्या है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। अरे बस इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नाउ इसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है दैट इज नोन एज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो मेरे ख्याल से केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, करेंगे अगर तुम एक सेंटेंस के फॉर्म में देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है और स्पेस हमारा ज्यादा लेता है और ये पूरा लिखने की जरूरत पड़ जाती है। इसी तरीके से वर्ड के फॉर्म में हमने किया, वर्ड के फॉर्म में कुछ ऐसे हो गया और इसी को जब हमने सिंबलाइज किया तो कुछ इस तरीके से सिंबलाइज के फॉर्म में हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन की बात थी, ठीक है। नाउ उसके बाद हम एक बात करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन कैसे करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ये बात समझना, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठीक है, बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो बात मुझे समझ में आती है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझाओ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जैसे कि तुम्हारा एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैग्नीशियम था यही जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया था, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इधर मैं मैग्नीशियम देता हूं एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ये ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो मैं इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है कि इधर दो ऑक्सीजन किया लेकिन इधर Mg2 हो गया। तो ठीक है भाई, इधर मैं 2 Mg कर दे रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 Mg, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो मैंने कहा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात ही छोड़ो, मैं कहता हूं कि यही जो केमिकल इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी तो मैं इसको बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। यही बात हम करने वाले हैं। तो आंसर समझना कि बिकॉज इसलिए जरूरत पड़ी, कोई भी पूछे कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो बिकॉज वी नो अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्लास 9 में तुम लोग बहुत पढ़े हो इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जस्ट इसलिए क्योंकि हम जानते हैं अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इतना पढ़ा दिया गया है कि हमें ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और इसीलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, in any chemical reaction, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो
कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ना ही मास को बढ़ाया जा सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें ना ही हम मास को बढ़ा सकते हैं और ना ही मास को खत्म कर सकते हैं। जितना मास है उतना ही मास रहेगा रिएक्टेंट में, उतना ही मास रहेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर हमने रिएक्टेंट में अगर हमने मैग्नीशियम 2 Mg लिया हुआ है तो प्रोडक्ट में भी 2 Mg होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन 2 लिया हुआ है तो ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे बातें नहीं समझ में आ रही है तो मैं बड़ा इजी सा एग्जांपल लेता हूं, इसको समझना कि क्यों जरूरत पड़ती है बैलेंस करने की। समझना, अगर मान लो तुमने एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर तुमने सिंपली क्या ले लिया, पानी ले लिया। क्या ले लिया, पानी ले लिया। फिर तुमने क्या लिया, एक और गिलास लिया। क्या ले लिया, एक और गिलास लिया। इसके अंदर तुमने कोई मीठा शरबत ले लिया या सिरप ले लिया। क्या ले लिया, सिरप ले लिया। इसके अंदर तुमने क्या लिया, वाटर ले लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको किसी बड़े बर्तन के अंदर रखोगे, किसी बड़े बर्तन के अंदर रखोगे तो ये दोनों गिलास के बराबर कोई जगह लेगा। ठीक है, मान लो कि हाफ गिलास, एक गिलास ये वाला था तो एक गिलास ये भी आ जाएगा, एक गिलास ये भी आ जाएगा, और एक गिलास तुमने सिरप लिया था तो एक गिलास ये भी आ जाएगा, और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो एक गिलास तुमने वाटर लिया, एक गिलास तुमने सिरप लिया, तो दोनों मिल करके 2 गिलास के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, 2 गिलास के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। क्या जो तुमने एक गिलास लिया तो क्या ये एक गिलास के बराबर हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इसको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अब कहीं हमने रिएक्टेंट जो देखा, रिएक्टेंट अगर हमने देखा तो ये दोनों 2 गिलास के बराबर हैं और ये दोनों 2 गिलास के बराबर हैं। क्लियर, तो ये बराबर होना चाहिए। यानी कि जो रिएक्टेंट पहले था, जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक, यानी कि रिएक्टेंट बराबर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना ही चाहिए। रिएक्टेंट जितना हम लेंगे उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो समझना, अगर हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे कि जिंक ले लें, और जिंक को अब मैं क्या लेता हूं कि इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में लेता हूं, यानी कि इसको मैं लेता हूं H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 में लेता हूं। तो जब मैं H2SO4 में लूंगा तो समझना कि ये जिंक और SO4 ये दोनों मिल करके ये क्या बना लेंगे, तुम्हारे ZnSO4 बना लेंगे, यानी कि जिंक सल्फेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट बना लेंगे। और जिंक सल्फेट बनाने के बाद यहाँ पे तुम्हारा जो हाइड्रोजन गैस बच रहा था, वो हाइड्रोजन गैस तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। समझना मेरी बात। तो अब मैं बैलेंसिंग के हिसाब से अगर थोड़ा देखो, अभी मैं बैलेंस पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। बैलेंसिंग अभी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो बैलेंसिंग पर होगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, अभी हम ये सिर्फ जानते हैं। रही बात बैलेंसिंग की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैं 5 स्टेप या 6 स्टेप में बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी समझना कि अगर मैं जिंक की बात करूं तो अगर देखो तो यहाँ पे कौन कौन से एटम है, जिंक है और कौन है, हाइड्रोजन है और कौन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। जिंक को अगर मैं देखता हूं तो जिंक जो है इधर कितने हैं, 1 है, इधर जिंक कितने हैं, 1 है। ठीक है, जिंक इधर 1, जिंक इधर 1। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। फिर उसके बाद सल्फर इधर कितने हैं, 1, इधर सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो इसके बाद मुझे समझाना जरा, जिंक जितने इधर थे, जिंक जितने रिएक्टेंट की साइड थे, जिंक जितने ये रिएक्टेंट का साइड, ये प्रोडक्ट का साइड है। ठीक है, ये एरो क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। तो बताना, जिंक जितने रिएक्टेंट के साइड थे कितने थे, 1 थे, इधर कितने, 1 थे। तो ये जितना रिएक्टेंट की तरफ है उतना प्रोडक्ट की तरफ है,
यानी कि ये बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। सल्फर इधर कितना है, 1 है, और इधर सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। यानी कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया था उतना ही प्रोडक्ट के अंदर है, यानी कि इसके अंदर जितना मास मैंने लिया था उतना ही मास इधर भी है, यानी कि जितना मास इधर था, जितना मास इधर था उतना ही मास इधर भी है। तो मास ना ही तो क्रिएट हुआ, ना ही तो मास क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो मास जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहा, तो मास ना ही क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर जाए वो केमिकली वो इक्वेशन क्या है, वो बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर जाए उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें उसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे, यानी कि रिएक्टेंट जितना हो उतना प्रोडक्ट में ना आए, तो उतने जितना रिएक्टेंट हमने लिया अगर उतना प्रोडक्ट में ना आए, अगर हमने रिएक्टेंट 4 लिया प्रोडक्ट 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मास बढ़ गया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैंने रिएक्टेंट 5 लिया और प्रोडक्ट 4 आया, तो इसका मतलब है कि नंबर फिर भी इम्बैलेंस हो रहा है। ये पहले रिएक्टेंट कम था, प्रोडक्ट बढ़ गया, यानी कि मास कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ेगा, यानी कि जितना मास हमने लिया उतना ही मास आना चाहिए। मास अगर उतना नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा तो केमिकली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, लेकिन हमें उसे फॉलो करवाना पड़ेगा, उसे हमें केमिकली बैलेंस करवाना पड़ेगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसी जिंक का, जब हम यही जिंक क्या करते हैं, HCl में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लेते हैं, तो ये तुम्हारा बन जाता है जिंक क्लोराइड। क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो समझना, हमने इधर देखो जिंक, पहले एलिमेंट कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जिंक अगर देखा जाए इधर तो कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, कोई बात नहीं, ये बराबर है। हाइड्रोजन इधर कितने, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, यानी कि ये हाइड्रोजन वाला ही गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं इधर 2 है, तो इधर भी मैं क्या कर दूं, 1 × 2 कर दूं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ, तो 2 हाइड्रोजन तो हो गया, 2 हाइड्रोजन तो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस तो हो गया। लेकिन अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन तो हो गया, और यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन गड़बड़ हो गया। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिया, 2HCl लिया, नहीं सॉरी सही, ZnCl2, क्या ये ZnCl, जिंक क्लोराइड, क्लियर। तो जिंक क्लोराइड HCl, तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सही सही, क्लोरीन 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ठीक है। जिंक 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो बताना हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा कि हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे क्या हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जब हमने देखा कि प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन का 2 एटम इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे एक ही एटम है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने एक एटम लिया और यहाँ पे 2 एटम इवॉल्व हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने एक एटम किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया, और यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इधर भी क्या होना है,
ऐसा अगर ऐसा था तो बताओ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रहा था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब फॉलो नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, फॉलो करवा दिया, किससे, बैलेंस करके। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो बताना कि बैलेंस कैसे करते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन बताना कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, वो इसलिए क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा था। तो लॉ ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हमने उसे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो अब उसके बाद जब हमने देखा कि जब बैलेंस करने के बाद हमने देखा, तो जब हमने इसको देखा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये क्या करने लगा, फॉलो करने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। पहले कर रहा था क्या, जो पहले ऐसे था, ये जिंक प्लस HCl और ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो रहा था, क्या ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा था, क्या ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा था, नहीं, ऐसे फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, जब हमने इसको बैलेंस कर दिया तो ये फॉलो करने लगा इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो जब हमने इसके अंदर देखा तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम, जिंक के अंदर 1, हाइड्रोजन का 2, ठीक है, जिंक का 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, ठीक है, और इधर जिंक का 1, क्लोरीन का 2 और हाइड्रोजन का कितना, 2, यानी कि जिंक 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, क्लोरीन 2, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नाउ इक्वल एंड सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकली बैलेंस। और इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना तुमने रिएक्टेंट के अंदर मास लिया, जितना एटम तुमने रिएक्टेंट के अंदर इधर लिया, इतना ही इधर होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए मास या एटम, तो इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहता है, मास कैन neither be created nor be destroyed, so that's why इसी को जस्ट फॉलो करने के लिए हमें केमिकल बैलेंस करवाना पड़ता है। और कैसे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2, और इसको मैं 5 स्टेप में बताऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जरूर आप लोग इसको देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस